सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी 2 दिन पहले हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 15, बहुलक या पॉलीमर्स। मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले इंग्लिश मीडियम की क्लास हुई है तो ये इंग्लिश में पॉलीमर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हें सबको पता है कि पॉलीमर का मीनिंग बहुलक होता है। देखो, आज जो हमें पढ़ना है स्पेसिफिकली जो मेन पार्ट अपने टॉपिक का है, जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत जो बहुलक होते हैं। जितने भी तरह के व्यावसायिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण बहुलक हैं, उन सभी बहुलकों के बारे में कल हम पढ़ चुके हैं, कल ख़त्म कर चुके हैं उनको। अब ये हमारे पास जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत 2 प्रकार और आते हैं। इनमें से भी मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती हूँ अजैव निम्नीकृत। अजैव निम्नीकृत मतलब कि जो जीवाणुओं के द्वारा निम्नीकृत नहीं किए जा सकते, जो जीवाणुओं के द्वारा निम्नीकृत किए जा सकते हैं, विघटित किए जा सकते हैं। निम्नीकृत का यहाँ पर मतलब है विघटित किए जा सकते हैं। जो जीवाणुओं के द्वारा विघटित किए जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं जैव निम्नीकृत, और जो जीवाणुओं के द्वारा विघटित नहीं किए जा सकते उनको हम बोलते हैं अजैव निम्नीकृत। ठीक है, अब मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ पर करूँगी और तुम्हें सुन के बहुत धक्का लगने वाला है। वो क्या अनाउंसमेंट है कि जितने भी बहुलक हमने अभी तक पढ़े हैं वो सबके सब अजैव निम्नीकृत की ही कैटेगरी में आते हैं। उन्हें वो सबके सब बहुलक जितने हमने पढ़े, टेफ्लॉन हमने पढ़ा था, टेफ्लॉन के बाद बेकेलाइट हमने पढ़ा है, बेकेलाइट के बाद नायलॉन हमने पढ़ा है, नायलॉन के साथ साथ हमने पॉलीथीन पढ़ा है। जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक बहुलक, उनमें से कोई भी जीवाणुओं के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, मतलब वो बनने के बाद ख़त्म किए ही नहीं जा सकते। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो इसलिए अब उनका ऑल्टरनेटिव मेथड देखा गया है। ऑल्टरनेटिव मेथड मतलब कुछ ऐसे बहुलक बनाए गए हैं जो उनकी जगह उपयोग में लाए जा सकते हैं और जो जीवाणुओं के द्वारा विघटित भी हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सरलता उनकी संरचना में लाई गई है, क्योंकि संरचना उनकी सरल नहीं है इसलिए विघटित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी संरचना में कुछ सरलता लाई गई है। और ये जो बहुलक बनाए गए हैं, इन बहुलकों को हम बोलते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक। ये वही काम कर रहे हैं, उनकी जगह हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये जीवाणुओं के द्वारा विघटित हो जाते हैं। इनको विघटित करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता और हमें बहुत सारे विधियों का पालन नहीं करना पड़ता इनको विघटित करने के लिए। तो देखो, इसमें जो सबसे पहले है PLA, मैंने इंग्लिश में ही लिखा, और इंग्लिश में लिखने का कारण ये है कि इसका नाम इंग्लिश में ही है, तो इसलिए इंग्लिश के टर्म तुम्हें पहले पता होने जरूरी है। उसके बाद मैं हिंदी में लिख दूंगी उसी को, वही नाम हिंदी में लिखा जाएगा। हिंदी में कोई अलग से उसका ट्रांसलेशन नहीं है। तो PLA का मतलब है यहाँ पर पॉलीलैक्टिक अम्ल। ठीक है, बनता कैसे है? लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल बहुत दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं। लैक्टिक अम्ल जब से हमने दूध का दही बनना पढ़ा है तब से लैक्टिक अम्ल के बारे में जानते हैं, लेकिन आज इससे मिलना हुआ है तो आज मिल लेते हैं लैक्टिक अम्ल से। देखो, लैक्टिक अम्ल क्या है? CH3CHCOOH, CH3CHCOOH, प्रोपेनोइक अम्ल। अब इस प्रोपेनोइक अम्ल में दूसरे नंबर कार्बन पर यदि OH लग जाता है, दूसरे नंबर कार्बन पर यदि OH लग जाता है तो उसको लैक्टिक अम्ल बोला जाता है। देखो, आज एक और संयोग है कि जितने भी हम यहाँ पर बहुलक पढ़ रहे हैं, एक को छोड़कर बाकी सभी बहुलक हाइड्रोक्सी अम्लों के बहुलक, जिनमें हाइड्रोक्सी मतलब OH समूह लगा हुआ है और अम्लीय समूह लगा हुआ है, उसके बहुलक बनाए गए। तो जो लैक्टिक अम्ल है वो भी हाइड्रोक्सी अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह लगा हुआ है। ठीक है, अब अभिक्रिया कैसे होगी वो तुम्हें समझना है, और अभिक्रिया अगर तुम समझ जाओगे तो उसके बाद अपने आप इसका बहुलक लिख लोगे। देखो, कहाँ कहाँ से होगी? दूसरे लैक्टिक अम्ल के अणु का जो OH समूह होगा वो इसके साथ अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके जल का अणु निकल जाएगा। जल का अणु निकलने पर यहाँ पर CO हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, और दूसरे लैक्टिक अम्ल का मतलब एक और लैक्टिक अम्ल, उसका कार्बोक्सिलिक समूह इस OH से अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद फिर से जल का अणु निकल जाएगा, और जल का अणु निकलने के बाद हमारे पास यहाँ पर O बचा रह जाएगा। जो हाइड्रोक्सिल समूह है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में भी, अभी वापस से बता रही हूँ कि हाइड्रोक्सिल समूह का केवल हाइड्रोजन जाता है और कार्बोक्सिलिक समूह का OH जाता है, तब जल का निर्माण होता है। अगर किसी अभिक्रिया में इन दोनों की आपस में अभिक्रिया हो रही है तो उसमें से कार्बोक्सिलिक समूह का OH चला जाएगा, इसका OH यहाँ से चला जाएगा और इसका H यहाँ से चला जाएगा। तो OH की तरफ हमारे पास ऑक्सीजन बचा रहेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ हमारे पास CO बचा रहेगा। इसलिए ये एक इकाई ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ जुड़कर
एन का मतलब बहुत सारे इकाइयां जुड़कर क्या बना लेती हैं, पॉलीलैक्टिक अम्ल बना लेती हैं। ये लैक्टिक अम्ल की इकाइयां हैं, सबके सब एक साथ जोड़कर इन्होंने पॉलीलैक्टिक अम्ल बना लिया। अब दूसरा मैंने बहुलक यहाँ लिखा हुआ है पॉलीकैप्रोलैक्टोन। एक हमने कल पढ़ा था नाइलॉन 6, उसका एकलक था कैप्रोलैक्टम। ये कैप्रोलैक्टम नहीं है, कैप्रोलैक्टोन। देखो बाद में टोन लगा हुआ है। टोन का मतलब कीटोनिक समूह, कीटोन। कीटोन का मतलब कीटोनिक समूह है इसके अंदर, ठीक है। जो हमने कल इकाई पढ़ी थी, हमने कैप्रोलैक्टम पढ़ा था, उसमें क्या था, सी यहाँ पर ऑक्सीजन आया हुआ था और ऑक्सीजन के साथ NH लगा हुआ। यहाँ पर वो NH गायब है, NH गायब है, कार्बन की संख्या उतनी है, 6 की 6 कार्बन की संख्या, वो NH गायब होकर एक और ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। अब जब ये श्रृंखला टूटना शुरू करेगी, कैसे टूटेगी श्रृंखला, देखो ये ऑक्सीजन गया इस कार्बन के साथ, ऑक्सीजन और CH2, क्योंकि ये CH2 के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, CH2 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 और ये CO कुल मिला के 6 होना चाहिए। इनकी संख्या 6 होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास 6 ही कार्बन की जोड़ मिली है, ठीक है। अब इसमें होल N, अगर ऐसी बहुत सारी इकाइयां जुड़ जाती हैं, ऐसी बहुत सारी इकाइयां जुड़ने पर क्या बन जाएगा, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। इसीलिए मैंने इसको लिखा पॉलीकैप्रोलैक्टोन, PCL, इंग्लिश में पढ़ा जाएगा PCL, पॉलीकैप्रोलैक्टोन, ठीक है। अपने दो बहुलक हो गए जो जैव निम्नीकृत बहुलक हैं जीवाणुओं के द्वारा जिनका विघटन किया जा सकता है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, एक हमारे पास है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। ये भी बहुलक है, बनता किससे है, देखो पोली को हटा दो, बाकी जो बचा तो उसकी एकलक इकाई है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि नाम में से ही एकलक इकाई बनी हुई होती है, यहाँ सब में नाम नहीं बनी हुई, पोली हटाओ एकलक इकाई पता चल गई, पोली हटाओ एकलक इकाई पता चल गई। अब पोली हटाया, ग्लाइकोलिक अम्ल इसकी एकलक इकाई है। और ग्लाइकोलिक अम्ल की संरचना और भी आसान है। कैसे आसान है, ये पहला हाइड्रोक्सी अम्ल है, पहला हाइड्रोक्सी अम्ल, एक कार्बन है, उसी कार्बन पर OH समूह लगा हुआ है और उसी कार्बन पर COOH समूह लगा हुआ है, तो ग्लाइकोलिक अम्ल। अब ये ग्लाइकोलिक अम्ल कैसे अभिक्रिया करेगा, जैसे लैक्टिक अम्ल ने अभिक्रिया की थी वैसे ही अभिक्रिया करेगा। जो इसका कार्बोक्सिल समूह है वो दूसरे ग्लाइकोलिक समूह के OH से अभिक्रिया करेगा, जल निकल जाएगा, और जो इसका OH समूह है वो दूसरे ग्लाइकोलिक अम्ल के कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप से अभिक्रिया करेगा, वहाँ पर भी जल निकल जाएगा। तो जल निकलने की प्रक्रिया में यहाँ से OH चला जाएगा और यहाँ से H चला जाएगा। अगर हमने इसकी संख्या N ले रखी है तो हमारे पास यहाँ N ही ये संख्या बन जाएगी। देखो CH2 तो बीच में रहेगा ही, उसके साथ एक O आया हाइड्रोक्सिल समूह वाला और उसके साथ CO आया कार्बोक्सिल समूह वाला। इस तरह हमारे पास क्या आया, PGA, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, ठीक है। अब इसके बाद आपने बेटा एक थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला है, इसलिए मैंने इसको सबसे बाद में लिया कि तुम्हें ये याद रहेगा कि जो हमने जैव निम्नीकृत बहुलक पढ़े थे उसमें सबसे आखिर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वैलेरेट, PHBV इसकी फुल फॉर्म 10th में भी तुमने पढ़ी है, ठीक है। संरचना हो सकता है पढ़ी हो और नहीं पढ़ी है तो यहाँ देख लेंगे। संरचना में इसके हमें दो चीज़ें लेनी है, अभी बोर्ड पे देखने के बजाय पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें दो हाइड्रोक्सी अम्ल लेना है, क्योंकि ये भी हाइड्रोक्सी अम्ल है, 2 हाइड्रोक्सी अम्ल लेने हैं। एक हाइड्रोक्सिल अम्ल 4 कार्बन वाला, इसलिए ब्यूटाइरिक समूह हम लेकर आए हैं। एक हाइड्रोक्सी अम्ल 5 कार्बन वाला, इसीलिए हम वैलेरिक समूह लेके आए हैं। वैलेरिक समूह तभी लिया जाता है अगर 5 कार्बन उपस्थित हैं, ठीक है, तो हम उसको वैलेरिक ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। दोनों ही हाइड्रोक्सी अम्ल हैं और हाइड्रोक्सी समूह कहाँ लगेगा, कार्बोक्सिल समूह कहाँ लगेगा, ये बात अगर ध्यान से समझ लोगे तो तुम्हें इसका बनाना आसानी से आ जाएगा। देखो ये हमारे पास CH3 CHOH CH2 COOH 4 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें तीसरे नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास एक 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें चौथे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है। अब मैं तुम्हें लिखने का तरीका बताती हूँ, ये याद रखना है, एक 4 कार्बन का अम्ल बनाना है, एक 5 कार्बन का अम्ल बनाना है। तुमने अम्ल की संरचना लिख ली, लिखने के बाद जिस तरफ कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह नहीं है उस तरफ से शुरू करो, उसके दूसरे कार्बन पर OH लगाओ, उसके दूसरे कार्बन पर यहाँ भी OH लगाओ,
समझ में आई OH कहाँ लगेगा, COH कहाँ लगेगा। अब दूसरी बात, जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल को तुमने अभिक्रिया की तरफ लिखा है, दाहिने हाथ की तरफ लिखा है, बाएं हाथ की तरफ दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH आना जरूरी है, क्योंकि अभिक्रिया इन्हीं दोनों के बीच में होने वाली है। तो इसका OH और इसका COH पास पास आना जरूरी है। जब ये पास पास आ जाएंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, देखो इसका OH भी किसी दूसरे अम्ल के COH के पास रखा होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ से OH चला जाएगा। इसमें भी यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से OH चला जाएगा। जाने के बाद हमारे पास संरचना क्या बनी, देखो OCH और इसी कार्बन पर CH3 लगा हुआ है। उसके बाद और CH2CO, ये O आया इस हाइड्रोक्सिल समूह का O, CH3 इसी कार्बन से CH3 भी लगा हुआ है, CH2CO, और मैंने बाद में लगा दिया N कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा संख्या इनकी हो सकती है। इसका पूरा नाम क्या है, देखो अब पूरा नाम पढ़ो, क्योंकि कई बार केवल एक्सटेंडेड फॉर्म पूछ लेते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब ये जो PHBB हमने लिखा है, इसको पूरा कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम पूरा कैसे लिखा जाएगा। तो जो पूरा नाम लिखा जाएगा वो मैं पढ़ती हूँ एक बार, यहाँ पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये वाला पार्ट, सह बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, पोली बीटा हाइड्रोक्सी, पोली का मतलब बहुलक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एक एकलक है इसका, और उसके साथ मिलकर, सह मतलब उसके साथ मिलकर बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट बना हुआ है। तो ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब ये अपने जैव निम्नीकृत बहुलक थे, जो कौन कौन से थे मैं एक बार केवल नाम तुम्हें याद दिलाती हूँ, संरचनाएं तुम्हें अपने आप दिमाग में आ जानी चाहिए तुम्हारे। पहला जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, PLA, दूसरा हमने पढ़ा था PCl, तीसरा हमने पढ़ा था PGA, चौथा हमने पढ़ा PHBB, ठीक है। इनकी एक्सटेंडेड फॉर्म, इनका पूरा नाम अब अपने दिमाग में लेके आओ कि इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आते हैं वर्गीकरण की तरफ। जो वर्गीकरण मैंने तुम्हें बताया था कि मैं वर्गीकरण को वापस से बताऊंगी, दोबारा बताऊंगी वर्गीकरण को। तो वर्गीकरण में अभी तक जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ वो पहले रिमाइंड कराती हूँ। मैं तुम्हें अभी तक बता चुकी हूँ एक तरह का वर्गीकरण है अपना, जिसमें हम इनको प्राकृतिक बहुलक, ठीक है, और संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक में विभाजित करते हैं। निर्भर किस पर करता है कि प्रकृति में उनकी उपस्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। एक वर्गीकरण ये हुआ। दूसरा वर्गीकरण जो मैं तुम्हें अभी तक बता चुकी हूँ, वो दूसरा वर्गीकरण क्या है, सहबहुलक, और सहबहुलक के साथ साथ एक अपने दूसरे बहुलक आते हैं कि जो एकलक से सीधे बने हुए होते हैं, जिसमें कोई दूसरा बहुलक साथ में नहीं जुड़ता, ठीक है। तो ये दूसरा वर्गीकरण था। अब जो तीसरा वर्गीकरण मुझे आज तुम्हें बताना है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्गीकरण। कारण क्या है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया आएगी। उसमें रासायनिक अभिक्रिया के बिना उस वर्गीकरण को समझाया नहीं जा सकता। उसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग उसका क्या है, संघनन बहुलकीकरण, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दूसरा भाग योगात्मक बहुलकीकरण, एडिशन पॉलीमराइजेशन। संघनन बहुलकीकरण के उदाहरण मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। इसका कोई क्रियाविधि नहीं दे रखी है किताब में तुम्हारी, सीधे केवल अगर ये पूछा जाता है संघनन बहुलकीकरण, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो तुम्हें केवल अभिक्रिया देनी है इनके बनने की। कौन कौन से संघनन बहुलक अभी तक हम बना चुके हैं, हम पॉलिएस्टर बना चुके हैं, जिसको मैंने टेरिलीन नाम दिया था, साथ में ब्रैकेट में पॉलिएस्टर भी लिखा था। हम नायलॉन 6 बना चुके हैं, जो हेक्सामेथाइलिन डाइमीन और एडिटिक अम्ल से मिलकर बना, ठीक है। अच्छा, अब जो योगात्मक बहुलकीकरण है, इसकी हमें क्रियाविधि पढ़नी है, और इसकी क्रियाविधि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले इसके उदाहरण देखते हैं। देखो, जो ये दो यहाँ पर लिख दिए और एक तीसरा यहाँ पर PHBB बना हुआ है, जिनमें किसी छोटे अणु की निकासी होती है। छोटे अणु कोई निकलता है रासायनिक अभिक्रिया में। जिन बहुलकों के निर्माण के दौरान कोई छोटा अणु, कैसे छोटे अणु, जैसे H2O, NH3 अथवा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इन किसी छोटे अणु का निकलना होता है निर्माण के दौरान, तो उसको हम बोलते हैं संघनन बहुलकीकरण, ठीक है। योगात्मक बहुलकीकरण क्या है, इसमें ऐसा कोई भी अणु बाहर नहीं निकलेगा।
हमने जितने भी एकलक लिए हुए हैं वो पूरे के पूरे जुड़ेंगे और पूरे के पूरे जुड़कर बहुलक बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि हमें पढ़नी है। इसकी क्रियाविधि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है मुक्त मूलक विधि, मुक्त मूलक के द्वारा। दूसरा भाग है आयनों के द्वारा। मुक्त मूलक के द्वारा मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगी पूरा, और आयनों के द्वारा को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, धनायनों के द्वारा और ऋणायनों के द्वारा। अब धनायन तुम जानते हो कि जहां पर प्लस का आवेश आता है ये धनायन कहलाता है, जहां पर माइनस का आवेश आता है ये ऋणायन कहलाता है। ठीक है, अब अपना फोकस बनाकर रखते हैं किसके ऊपर, मुक्त मूलक द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर का को डिफिकल्टी लेवल देना होता है, मुश्किल पेपर बनाना होता है, तो इस विधि को सबसे पहले पूछा है कुछ भी नहीं, पूरी तरह सैद्धांतिक है। अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो उसके बाद अपने आप अब क्रिया लिखते चले जाओ। क्या समझना है कॉन्सेप्ट में? अब इस क्रिया विधि को देखो, मुक्त मूलक पर हम केवल आज फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में। ये वाली विधि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने 4 वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। आज खत्म करने वाली थी पर मैंने 4 सोचा कि ये अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ज़्यादा भाग बचा नहीं है अपने चैप्टर का। देखो, मुक्त मूलक का मतलब कोई ना कोई मुक्त मूलक तो बनेगा, कोई मुक्त मूलक बन रहा है, इसलिए नाम मुक्त मूलक दिया हुआ है। मुक्त मूलक विधि को 3 विशेष भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला भाग है श्रृंखला का प्रारंभ, चेन इनिशिएशन। दूसरा भाग है संचरण पद, प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन। तीसरा समापन पद, चेन टर्मिनेशन। ये 3 भाग में से पहला भाग हमें समझना है। और जो चीज हमने अभी तक नहीं देखी है, हमने बहुलकीकरण की पूरी अभिक्रिया लिखी, मैंने पॉलीथीन का एग्जाम्पल लिया यहाँ। पॉलीथीन बनाने की पूरी अभिक्रिया हमने पढ़ी है, लेकिन कहीं पर भी ऐसे अभिक्रिया नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये क्रियाविधि में ही पता चलता है कि हुआ क्या है। हम एक सामान्य अभिक्रिया लिख देते हैं, लेकिन हुआ क्या है, पीछे की घटना क्या है, वो हमें तभी पता चलता है जब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से अणु हैं जिन्होंने सहयोग दिया है पॉलीथीन को बनाने में। और उसमें एक अणु क्या है हमारा, ये बेंजोइल पेरोक्साइड। देखो उसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड की संरचना मैंने यहाँ बना रखी है। और ये जो ऑक्सीजन के बीच बंध लगा हुआ है, इसी कारण इसका नाम पेरोक्साइड दिया है, क्योंकि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के बीच में एक एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के बीच में। तो ये बेंजोइल, इस समूह का नाम है C6H5CO, इसका नाम बेंजोइल समूह, इसका नाम पेरोक्साइड समूह। ठीक है, इसलिए नाम हमने क्या दे दिया, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब जब हमें मालूम है कि हम अधिक तापमान रखने वाले हैं बहुलक बनाने के लिए, और उच्च ताप और उच्च दाब पर हमारी अभिक्रिया होने वाली है, तो उच्च ताप पर ये बेंजोइल पेरोक्साइड विभाजित हो जाएगा अपने मुक्त मूलक। ये बेंजोइल मुक्त मूलक है। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड का मुक्त मूलक है। मुक्त मूलक में विभाजित हुआ। मुक्त मूलक पता कैसे चला, देखो यहाँ से बंध टूटे, ये वाला बंध टूटा, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 एक साथ लिख दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, वैसे जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा अणु टूटा बीच में, क्योंकि तापमान बहुत अधिक रखा हुआ है। टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। ये बात आई समझ में? अभी भी तापमान तो अधिक ही चल रहा है, उच्च तापमान पर ही हमारी रिएक्शन होनी है, और इथीन तो अभी आई भी नहीं है जिसको पॉलीथीन में बदलना है। तो अभी क्या होगा, वापस से अधिक तापमान पर ये बेंजोइल पेरोक्साइड का जो मुक्त मूलक बना था, ये फिनाइल फ्री रेडिकल या फिनाइल मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाएगा। इसका नाम है फिनाइल मुक्त मूलक। फिनाइल मुक्त मूलक। ठीक है, फिनाइल मुक्त मूलक में C6H5 और उसके ऊपर कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है और वो उसमें बंध बना रखा है। तो अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के पास चला जाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
निकल जाती है यहाँ से, क्योंकि ये एक स्थायी अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड स्थायी अणु होने के कारण बाहर निकल जाता है। देखो अब मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि योगात्मक बहुलक हम उनको बोलते हैं जिनमें किसी छोटे अणु को निकलना नहीं पड़ता। यहाँ छोटा अणु निकल रहा है, लेकिन इथीन का नहीं निकलता। अंतर क्या है? क्योंकि मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि CO2 निकला और मैडम बोल रही हैं कोई अणु नहीं निकलता। CO2 निकला लेकिन इथीन से नहीं निकला, इसलिए हमने परिभाषा में नहीं लिया है उसको। ठीक है, ये किससे निकला? ये अपने उत्प्रेरक से निकला, जो उत्प्रेरक हमने लिया हुआ है पॉलीथीन बनाने के लिए। अब ये जो फिनाइल मुक्त मूलक है, ये फिनाइल मुक्त मूलक की सारी अभिक्रिया की जड़ होता है। किस लिए? क्योंकि इसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसी के पास होता है। इथीन के पास तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है इथीन के पास। अब क्या होगा? ये जो फिनाइल मुक्त मूलक है, क्योंकि इथीन है हमारी अभिक्रिया में, हमने इथीन ले रखी है, इथीन और फिनाइल मुक्त मूलक एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया में क्या होगा? देखो अभिक्रिया में हमेशा तुम्हें ये ध्यान रखना है, अगर तुम इस कार्बन के साथ फिनाइल को जोड़ रहे हो, फिनाइल समूह को जोड़ रहे हो, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं तो जुड़ना ही है, लास्ट वाले स्टेप तक हम जोड़ते ही चले जाएंगे। C6H5 के साथ जुड़ेगा, जिस कार्बन के साथ हम इसको जोड़ रहे हैं उसके दूसरे कार्बन पर हमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लगाना है। देखो C6H5 मैंने यहाँ जोड़ा और मुक्त इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि इस कार्बन की संयोजकता अब फ्री नहीं हो पाएगी। देखो बॉन्ड टूटा दोनों कार्बन के बीच का, इसका जो बॉन्ड टूटा था उस पर C6H5 आ चुका है, इसका जो बॉन्ड टूटा है उसकी जगह हमने उसको एक इलेक्ट्रॉन देके संतुष्ट कर दिया है कि चलो उसे एक अणु मिल गया जोड़ने के लिए, तुम्हें अणु नहीं मिल पाया तो तुम एक इलेक्ट्रॉन लेके संतुष्ट हो। अब दूसरे पर आ गए संचरण पर, और भी इथीन के बहुत सारे अणु हैं यहाँ पर, इथीन के बहुत सारे अणु हमने अभिक्रिया में लिए हुए, क्योंकि हमें तो पॉलीथीन बनाना है, तो दूसरे इथीन के अणु इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे और जुड़ने का तरीका वही रहेगा कि CH2 के साथ जो CH2 जुड़ेगा उसके दूसरे CH2 पर मुक्त मूलक आया, ये मुक्त मूलक आया और ऐसे करके बहुत लंबी हमारी श्रृंखला बनती चली गई। अब हमें क्या करना है? ये श्रृंखला तो बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, हमें उसमें से पॉलीथीन को निकालना। कैसे निकालें पॉलीथीन? निकालने के लिए एक तो स्वतः ही प्रक्रिया होती है, और यहाँ पर मैंने उस स्वतः प्रक्रिया की ही अभिक्रिया लिखी हुई है। वो स्वतः प्रक्रिया की अभिक्रिया क्या होती है? देखो जब ऐसे बहुत सारे फिनाइल वाले मुक्त मूलक बन जाएंगे इथीन के साथ, तो वो क्या करेंगे? उनमें से कुछ मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। आपस में अभिक्रिया करके इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक संयोजकता मुक्त है, इसकी एक इलेक्ट्रॉन है, एक संयोजकता मुक्त है, दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़ गए आपस में, जुड़ गए आपस में। जुड़ने के बाद अब ये जो C6H5 देखो इनका तो कोई अब मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो पॉलीथीन चाहिए, और पॉलीथीन अगर चाहिए तो उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। ये कैसे बाहर निकलेंगे? अब ये जो 7 वाला कार्बन है जिसके साथ C6H5 जुड़ा हुआ है, वो 7 वाला कार्बन अपना एक हाइड्रोजन इसको दे देता है, अपना एक हाइड्रोजन इसको दे देता है। अब जब अपना एक हाइड्रोजन इसको दे देगा तो देने पर साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और यहाँ किनारों पर CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, इधर भी CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। देखो अब अपने क्वेश्चन पर ध्यान दो। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने 10th में एक टॉपिक पढ़ाया था पॉलीथीन का, तो एक दो बच्चों ने पूछा था कि मैम इथीन से हम बनाते हैं, इथीन में डबल बॉन्ड होता है, उसका नाम सही है, लेकिन जो संरचना पॉलीथीन की बनती है उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, फिर भी उसको पॉलीथीन क्यों बोलते हैं? तो उसके लिए तुम्हें 12th तक आने का इंतजार करना होता है। अब तुम 12th में आ गए, अब देखो इस पॉलीथीन की संरचना में डबल बॉन्ड है या नहीं है? यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है पॉलीथीन की संरचना, इसलिए हमने इसको पॉलीथीन बोला। बाकी भी इथीन की इकाइयाँ हैं सबकी सब, अगर तोड़ दें तो वापस से डबल बॉन्ड आ जाएंगे सबके वापस। ठीक है, तो ये अपना पॉलीथीन बन गया, और ये C6H5 मुक्त मूलक के रूप में नहीं निकला है। कैसे निकला है? इसका भी एक हाइड्रोजन लिया, इसका भी एक हाइड्रोजन लिया, कि तेरी हमने इतने इथीन अणुओं से अभिक्रिया कराई, एक हाइड्रोजन तो दे ही सकता है। और हाइड्रोजन तुम्हें पता है कि रसायन विज्ञान में एक बेचारा परमाणु होता है, जब जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, इधर उधर डोलता रहता है। बेचारे की आवर्त सारणी में ही अपनी कोई स्थिति नहीं है, तो इसलिए इधर उधर अभिक्रियाओं में भी डोलता रहता है। तो एक हाइड्रोजन इसने ले लिया फिनाइल ने, एक हाइड्रोजन उसने ले लिया फिनाइल ने, दो हमारे बेंजीन के अणु निकल गए और ये अपना पॉलीथीन का बहुलक बन चुका है।
अब इसके आगे की अभिक्रिया हम कल पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देती हूँ। देखो मैंने एक विधि बताई कि जो एक स्वतः प्रक्रिया है, कि ऐसे बहुत सारे अणु उपस्थित हैं अपनी अभिक्रिया में और वो आपस में जुड़ सकते हैं, व्यंजन निकल सकती है। एक दूसरी अभिक्रिया क्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो अणु आपस में नहीं जुड़ पा रहे, ठीक है, इतने बड़े हो गए कि आपस में नहीं जुड़ पा रहे। तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ बाहर से डालने पड़ते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं कि वो इनहिबिटर बोलते हैं उनको। इनहिबिटर मतलब कि वो अभिक्रिया की गति को थोड़ा धीमा कर देते हैं। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को, या अगर हम इन विधियों में आएंगे, इसलिए मैं उनको सबसे बाद बताऊंगी, इन विधियों में आएंगे तो धनायन को या ऋणायन को अवशोषित कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को, धनायन को, इलेक्ट्रॉन को, धनात्मक आवेश को या ऋणात्मक आवेश को, उनको अवशोषित कर लेते हैं। उनको अवशोषित करके हमारे जो कार्बन है वो आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो संयोजकता है वो उतनी ही है। तो ऐसा भी कराया जाता है चेन को ख़त्म करने के लिए, जब हमें उत्पाद को बाहर निकालना होता है। ये हम कल पढ़ेंगे और कल की वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। नोट्स मैंने अधिकतर नोट्स में भेज दिए थे, अभी जो बचे हुए नोट्स हैं वो मैं आज भेज दूंगी। तो इसका तुम्हें केवल अपने पास एक स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, बाकी जो नोट्स हैं उन नोट्स में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और नोट्स पढ़ने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि हाँ बोर्ड पर कुछ ज़्यादा काम हुआ है और नोट्स में वो काम नहीं आया है, तो उसको तुम जोड़ सकते हो, स्क्रीनशॉट से देखकर उसको जोड़ सकते हो, लेकिन बार बार एक ही चीज़ को लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और प्रश्नों के उत्तर जो अपने वीडियो में या तुम्हारे नोट्स में जो आ चुके हैं प्रश्नों के उत्तर, उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जिनके डायरेक्ट आंसर्स, जिनके सीधे उत्तर अपने नोट्स में नहीं आए, केवल उन्हीं के उत्तर तुम्हें लिखने हैं, ठीक है। तो कल की वीडियो में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें भेजूंगी और तुम भी लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका।